हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बी ओरिजिनल में। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। पूरी 11th-12th की केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह चैप्टर को हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत मतलब कि बहुत ज़रूरी है। और मैंने यूट्यूब पे देखा है कि मतलब इसका लेक्चर जो पढ़ा हुआ है या तो स्पेसिफिक नीट के बेस पे है या तो जेई के बेस पे है। बोर्ड के बेस पे जो लेक्चर पढ़े हुए हैं वो लोग क्या किए हैं कि पूरा का पूरा मतलब कंटेंट नहीं दिए, और उनकी भी गलती नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो टीचर गड़बड़ पढ़ा दिए और मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा। सारे लोग बढ़िया हैं। कहने का मतलब है कि वो प्रयास क्या किए हैं ना कि वन शॉट में पढ़ाने का, और वन शॉट में अगर इंसान पढ़ाएगा तो कोई ना कोई टॉपिक क्या होगा, मिस हो सकता है। चाहे तो जल्दीबाजी में समझाएगा, स्टूडेंट को समझ आए या ना आए, इसकी गारंटी होती है। तो हमें वन शॉट का मतलब यह समझना चाहिए ना भाई कि वन शॉट से हम पूरी जितना जानकारी चाहिए पूरी जानकारी को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं तो इसको या तो डिवीजन में यूज करें, ठीक, या तो बैकलॉग कवर करने के लिए इसको यूज करें। नहीं तो अगर कम टाइम टाइम कम बचा, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो यूज करना ही पड़ेगा। और मैं दावा करता हूँ कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितने कॉन्सेप्ट आएंगे सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा। और ऑप्शन आपके हाथ में है, सब्सक्राइब या तो लाइक वगैरह आप करके बता देना कि हाँ भैया समझ आया। नहीं आया तो डिसलाइक मार देना। प्रयास करूँगा कि मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ना कि एटम किसे कहते हैं, मालिक्यूल किसे कहते हैं। ये तो हम कहाँ पे पढ़ते हैं भैया, ये तो जैसे हमारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट ही हमारा स्टार्ट होता है मैटर से, ठीक। मैटर जानते हैं, मैटर दो टाइप के होते हैं, फिजिकल केमिकल। फिर उसमें फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है। लेकिन अभी हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम यह नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हाँ सिंपल जो डिफिनेशन आएगी मैं उसको करवाने का प्रयास करता हूँ। देखो, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में लिखे नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम नेचर एक्सेप्ट नोबल गैस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं ना कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो अकेला नेचर में एग्जिस्ट करे। जैसे मैं बोलूं कि हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन, तो क्या हाइड्रोजन H के रूप में एग्जिस्ट करता है? नहीं, हाइड्रोजन H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो हमारा H2, रुको मैं पहले पेन का कलर चेंज करूं, हाइड्रोजन H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है। रीजन आगे गारंटी देता हूँ ना कि हर एक रीजन स्पेसिफिक जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री में कि एक्सेप्शन होता है, ये होता है। पूरा जितना हो सके ना उतना कॉन्सेप्ट भर के देने का प्रयास करूंगा और सीख जाओगे आप, ठीक है ना। बस धैर्य बनाना होगा, ये नहीं कि भैया नया चैनल, ये गारंटी देता हूँ कि विश्वास करो। अब देखो, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अकेला नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से क्या करता है ना, मिल के H2 के रूप में रहता है। क्यों रहता है, रीजन आगे। एक ऐसा हमारा पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना, पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है, एक बार मैं सिंपल यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ पीरियोडिक टेबल को। देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। 4 क्या होते हैं, ब्लॉक, ठीक। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं। इसके अंदर 7 पीरियड होते हैं, 7। देखो, ये मैं पीछे की जानकारी दे रहा हूँ, मेरी वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की, देख लेना। और 100% बहुत बेसिक से पढ़ाया हूँ। 7 पीरियड होते हैं हमारे, 18 होते हैं ग्रुप। तो उसमें से 18 नंबर का जो हमारा ग्रुप होता है ना, कौन सा, 18 नंबर वाला, उसमें भरी जाती हैं इनर्ट गैसेस। उसमें इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं। अच्छा यह बताओ, इनर्ट नाम बोलने से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है भाई कि इनर्ट जैसे बोल रहे हैं ना, मतलब कि यह किसी अदर गैस से या तो एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेगी। अच्छा, कोई अलग एलिमेंट से रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई ये पहले से फुल है, स्टेबल है, उसको नहीं चाहिए कोई दूसरा। जैसे मान लो आज का एग्जांपल लेते हैं, दो प्रेमी और प्रेमिकाओं की, अगर वो बहुत अच्छे बॉन्डिंग में है, मतलब कि उनका प्यार सच्चा वाला है, एकदम जुड़े हुए हैं, तो तीसरा क्यों आना चाहेगा उनके बीच में? मतलब क्यों वो एक्सेप्ट करेगा? चाहे लड़का चाहे लड़की, तीसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके प्यार में कमियां आ रही हैं तो वो क्या करेगा, प्रयास करेगा कि भाई यहाँ ठीक है अब एक और आ जाओ। तो यह जो होती है ना, ये सच्चे प्यार करने वाले हैं। कौन, इनर्ट गैस। यह इतना स्टेबल होते हैं कि तीसरे इंसान को जगह नहीं देते। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे नहीं होते। देखो, केमिस्ट्री मतलब कहा जाता है एक्सेप्शन, तो हाँ भाई सही बात है, केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन ही है, बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे। अब देखो, यह जो मैंने बोला ना आपको स्टेटमेंट, यह 100% नहीं बोल सकता मैं कि सारी इनर्ट गैसेस होती हैं जो कि रिएक्शन ही नहीं करती। यहाँ पे आप एक्सेप्शन भी पाओगे। कुछ इनर्ट गैसेस ऐसी भी हैं जो रिएक्शन कर लेती हैं। जैसे मान लो ना, बढ़िया टेम्परेचर दे देंगे, बढ़िया प्रेशर दे देंगे, तो उसमें रिएक्शन हम करवा के ज़बरदस्ती रिएक्शन करवा देंगे तो हो जाती है रिएक्शन। तो यहाँ पे भी है एक्सेप्शन, ठीक। तो इनर्ट गैसेस इतनी स्टेबल होती हैं कि दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करना प्रीफर नहीं करती हैं, अकेले ही वो क्या है, फ्रीडम है। इसके अलावा जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में बन रहे हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं, सारे कैसे हमारे अनस्टेबल है, इसलिए अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
रीजन में समझाऊँ क्या यहाँ पे? देखो रीजन में समझाता हूँ। देखो जो हाइड्रोजन हमारा होता है ना, यहाँ बताता हूँ, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, कैसा आएगा? 1s1, मतलब इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है? 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। अब बताओ, जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। मैं बता देता हूँ, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, p के अंदर होते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल, ठीक। d के अंदर होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल, और f के अंदर आपके होते हैं कितना? 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। तो एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो जब s के अंदर जब एक ही ऑर्बिटल है, तो इसको स्टेबल होने के लिए, मतलब पेयर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो, एक जब हाइड्रोजन होगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, मतलब कि इसके s में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है। तो भाई ये क्या चाहेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन भैया कहीं से अगर मिल जाता ना, तो मैं स्टेबल हो जाता। तो एक मान लो और यहाँ पे हाइड्रोजन आया, दूसरे हाइड्रोजन जो आया, उसके पास भी क्या होगा? दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरा वाला हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे के क्या कर लेता है? H2 बना लेता है। अब बताओ H2 जैसे बना, जैसे H2 बना, अब वैसे बताओ इनके पास क्या हो गई? पेयरिंग हो गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब हो गए स्टेबल। तो यही कहने का मतलब है कि देखो, हाइड्रोजन H2 ग्रुप में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2 ग्रुप में पाया जाता है। रीजन कि वो H2 में स्टेबल होता है, और हाइड्रोजन अगर अकेला बस H के रूप में हो तो स्टेबल नहीं होता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो आगे मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ कि अ ग्रुप ऑफ एटम फाउंड टू बी एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अ मॉलिक्यूल। एक ही एटम, जैसे मान लो क्या बोल रहे हैं ना कि कोई एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है ना, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे मिले हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन अकेला क्या है? हाइड्रोजन जो अकेला मैंने यहाँ पे लिखा है वह एक एटम है, हाइड्रोजन एक अकेला एटम है। लेकिन जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिला, क्या बनाया? H2 बनाया। H2 यहाँ पे क्या है? H2 आपका हो गया मॉलिक्यूल। मतलब कोई अगर अकेला पाया जा रहा है, कोई अगर अकेला है, तो वह क्या कहलाएगा? आपका एटम। लेकिन एक ही एटम बहुत सारे जब मिल जाए तो वह क्या कहलाते हैं? आपके मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। जो हमारा चैप्टर का नाम है भैया केमिकल बॉन्ड, तो समझ लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में लिख रहे हैं कि इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल। पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? हमारा एटम भी हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, जिसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं ना, जैसे मान लो कि एक एटम कोई था, स्टेबल नहीं था, दूसरा आइटम कोई आया, उसको स्टेबल कर दिया। तो स्टेबल कर दिया तो क्या वैसे थोड़ी जुड़ जाएगा? स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे? बीच में कुछ बॉन्ड बनाएंगे। तो वही बॉन्ड जो बना रहे हैं ना, वो उसी को बोलते हैं हम क्या? हम केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, उसी को बोलते हैं क्या? हम केमिकल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे ए है, जैसे यहाँ पे ए है, ठीक। यह वाला जो ए है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यह वाला ए है, इस वाले ए से क्या? एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो ना, एक बॉन्ड का मतलब आपका पता क्या होता है? जैसे मान लो हाइड्रोजन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के यहाँ पे बीच में एक बॉन्ड बना लिए। तो आप बोल सकते हो कि वन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब एक बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। मैं आपको पूरी बेसिक से बता रहा हूँ। तो जो क्या क्या बताया मैंने, एटम बताया सिंगल होता है, एक ही एटम बहुत सारे अगर मिल गए बने तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलाया हमने तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए बीच में एक बॉन्ड बना है, जिस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। एक बॉन्ड को बनने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन का भी बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे पढ़ेंगे, एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करूँ कि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड तक क्लियर करूँ हमें। यहाँ पे एनसीईआरटी मैंने कम से कम भाई, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, मेरी एनसीईआरटी देखो समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी मैंने बहुत बार पढ़ी और एनसीईआरटी की हर एक लाइन हर एक वर्ड मुझे क्लियर है, तो आप उसका टेंशन मत लेना। और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी टोर के ना हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान, भैया नहीं, ज्ञान से ज़्यादा चीज़ नहीं होती, ज़्यादा चीज़ होती है हमें कंसिस्टेंसी और सही चीज़ करने से। मतलब रोज़ करें और सही चीज़ करें,
तो यह समझ लो ना कि आप पूरी की पूरी, यहाँ पे कहने का मतलब आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करो, 10 लोगों का मत सुनो। पेपर एनसीईआरटी से आते हैं, ये एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक फॉलो मत करो, ये एनसीईआरटी की थ्योरी करो और एनसीईआरटी की एग्जाम्पल एक्सरसाइज करो। पेपर में जितना आप चाहते हो नंबर लाना, उससे बेहतर नंबर लाओगे, जितना भी चाहते हो, ठीक है ना। और यह बात बस बोर्ड के लिए लागू नहीं है, आप कंपटीशन में जेई नीट किसी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी अगर आप खाली एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन बढ़िया रैंक ला के हो सकता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। लेविस अप्रोच की बात करते हैं। लेविस अप्रोच में क्या हुआ था, लेविस ने एक पास्टुलेट दिया था कि एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, ठीक है ना। लेविस ने एक रूल बताया था, लॉ दिया था क्या, जिसका नाम था ऑक्टेट, ठीक ना। उस रूल का नाम क्या था, ऑक्टेट रूल। अच्छा, आप समझना ऑक्टेट रूल में क्या था। जैसे मान लो ना, मैंने समझा दिया कि भैया स्टेबल की बात की जा रही है कि यह हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया, स्टेबल हो गया, ठीक। इसने 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, स्टेबल हो गया। तो लेविस ने सोचा कि भैया ऐसा क्या है, मतलब कि स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, कुछ तो बताया जाना है कि स्टेबल है स्टेबल नहीं है। तो इन्होंने एक रूल निकाला, ऑक्टेट रूल। देखा ना इन्होंने कि जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी हमारे एटम हैं या तो मॉलिक्यूल है, अगर उनके आउटर मोस्ट सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं भैया, स्टेबल हो जा रहे हैं, किसी से दूसरे से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहे हैं उनके आउटर मोस्ट सबसेल में, तब तक तो क्या रह रहे हैं, सबके पीछे भाग रहे हैं, भैया तू मिल तू मिल। लेकिन जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, स्टेबल हो गए, आराम से शांत होकर बैठ गए। तो इन्होंने जो रूल बनाया ना, उसका नाम क्या था, ऑक्टेट रूल। तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, आप यहाँ समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि सोडियम, जल्दी बताओ इसका एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, कमेंट करोगे। मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पूरा आपका पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है, ठीक। 11 पे होता है सोडियम, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक, 3s1। अब जोड़ लो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर लगा होता है, 2 2 4 6 4 10 1 11 इलेक्ट्रॉन, हमने 11 इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा भर दिया। अब देखो यह जो दिख रही ना, यह आपकी क्या है, प्रथम सेल, क्या है आपकी पहली सेल, पहली सेल। यह जो आपको दिख रही है, यह पूरी होगी आपकी सेकेंड सेल, सेकेंड सेल। यह जो आपको बाहर दिख रही है, यह आपकी थर्ड सेल है। थर्ड सेल में अब देखो, फर्स्ट सेल में यहाँ एक ही सब सेल है, एस सब सेल। अब देखो यहाँ पे सेकेंड सेल के अंदर 2 सब सेल हैं, कौन कौन, एस और पी। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरा, पी में भरा हमने 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने भरा 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो कि जो इसकी लास्ट सब सेल है, इसको हमने 3s1 बोला, उसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, लेकिन उसके अंदर वाली सेल देखो, सेकेंड सेल, सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अंदर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरे में, बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये सोडियम क्या चाहेगा, अब बताओ। सोडियम यह चाहेगा ना कि अपने बाहरी कक्षा में, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रखे। तो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वह बाहर में जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, उसको उखाड़ फेंकेगा। और जब कभी कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को, क्या, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब कभी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तब उस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। अब देखो हमने बोला कि यह 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा, तो 3s 0 हो गया हमारा। तो अंदर जो हमारा बचा ना, तो अंदर क्या बचा हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बोलेंगे सोडियम जो था पहले ऐसा, उसके ऊपर एक प्लस लगाया हमने, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो सोडियम प्लस बन गया। सोडियम प्लस जैसे बना, इसके आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हुए, लेविस ने क्या बोला कि भैया यह हो गया आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाला स्पीसीज। और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है वह कैसा होता है, स्टेबल होता है। अब यह क्या बन गया, स्टेबल बन गया। अगर आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ याद दिलाऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, ध्यान से देखना। हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें लास्ट जो 18th ग्रुप होता है, उसमें मैंने पहले समझाया आपको, 18th ग्रुप में आपके क्या होते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडन, ये सारी गैसेस हमारी होती हैं। तो इन गैसेस का मतलब अब समझ लो ना कि जो भी एलिमेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, वो कैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। तो हमने अभी जो सोडियम का किया, सोडियम का जो किया ना,
देखो इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, इसका होता है 86। हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर भी। ये सारी ट्रिक है भाई। देखो मुझे कैसे याद है, अगर सोच रहे हो भैया आपको कैसे याद है, आप लोगों को भी मैं पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन फॉलो तो करो मुझे यार, ठीक है ना, पूरा पूरा याद करवा दूंगा जी। तो अब देखो हमने जो सोडियम का किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले 11 था, तो 11 में से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला ना तो क्या बच गया, 10 बच गया ना इसके में। तो जैसे 10 बना, 10 होता है हमारा नियॉन का भी और सोडियम का भी 10 बन गया। तो अभी सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव बराबर होगा किसके, नियॉन के। ठीक, तो जैसे सोडियम नियॉन के बराबर हो गया तो यार ऑटोमेटिक उसको हम बोलेंगे कि भैया ये कैसा हो गया, इनर्ट गैस बन गया। जो इनर्ट गैस होती हैं स्टेबल होती हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप साइड में बता रहा हूँ, नोट करना, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, सॉलिड कॉन्सेप्ट है। अब आगे यहाँ पर भी आएगा, लेकिन एक बार नोट करो। नोट क्या करना है आपको कि स्टेबिलिटी और एनर्जी में रिलेशन, ठीक, स्टेबिलिटी में और किसमें, एनर्जी में। तो एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है, ठीक, एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। एग्जांपल समझाऊँ क्या, जो ज़्यादा फड़फड़ाता है ना, जो ज़्यादा फड़फड़ाता है वो कम स्टेबल होता है, और जो लोग स्टेबल होते हैं ना बहुत शांत माइंड के होते हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल है, क्लियर कट एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखो वही मैं समझा रहा हूँ कि अब देखो जैसे इसके में 8 इलेक्ट्रॉन बने सोडियम के अंदर, वैसे क्या हो गया, स्टेबल हो गया। किसने बताया था इसको, लेविस ने बताया था। इनके रूल का नाम क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेट। इन केस ऑफ सोडियम एंड द क्लोरीन, आगे आते हैं देखते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बोथ अटेन ऑक्टेट बाय द कंप्लीट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गजब का एग्जाम्पल है, गजब का, मजा आ जाएगा। देखो सोडियम का बात कर रहे हैं और किसका, क्लोरीन का। सोडियम आपका होता है 11 पे, क्लोरीन होता है आपका 17 पे। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं ऊपर करके दिखाया था, फिर करता हूँ 1s2 2s2 2p6, ठीक, 3s1। क्लोरीन का अगर मैं यहीं पे करूँ तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। जोड़ो इलेक्ट्रॉन को, कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ गलती किएगा, 1s2 2s2 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 4 10 2 12 5 17। तो यह हो गया आपका क्लोरीन का। मस्त है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो मैं क्या सोच रहा था, बताऊंगा फिर को। यहाँ पे देखो कौन सा कलर लूँ, वाइट तो दिख ही नहीं रहा, ये दिखेगा क्या, हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के देखो ये रही पहली कक्षा, ये रही सेकेंड और ये रही थर्ड। अब देखो जिसके थर्ड आ रही है ना तो थर्ड क्लास है, तो यह हो गई आपकी। इसके में कितने दिख रहे हैं, 2, और इसके में लास्ट में 5 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो अब एक बार सोचो कि सोडियम और क्लोरीन क्या कर सकते हैं, अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, जैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, इसके बाहर में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसके पास कितने हो जाएंगे, 7 थे 8 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होते ही, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होते ही दोनों की बैलेंसी पूरी होगी। मतलब दोनों अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन किए, दोनों की बैलेंसी कंप्लीट, दोनों स्टेबल। इसलिए स्टेबिलिटी यहाँ पे आई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यही यहाँ पे हुआ। इसलिए सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड पढ़ते हैं, और इनके बीच में जो है बॉन्ड बनाना, इस बॉन्ड का जो नाम होता है, इसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ेंगे जो बॉन्ड होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप बात आएगी तो मैं बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है ना, उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का था, वहाँ पे शेयरिंग हुई थी ना, दोनों में से शेयरिंग हुई थी। तो जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आगे है, समझ जाओगे। अब यहाँ पे लेविस सिंबल की बात देखो, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। स्लो का मतलब अभी तक मैं 1 शॉट का प्लानिंग में था, लेकिन अब मैं मान लिया कि 1 शॉट में ख़त्म नहीं होने वाला। 22 मिनट का लेक्चर हो गया, अभी मैं बेसिक ही समझा रहा हूँ। तो यह समझो ना कि यह लेक्चर आपका अब वैसे ही आएगा, डिटेल टाइप का। जो भी हो, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। क्योंकि मैं चाह रहा कि खुश ना, मतलब लोगों को खुश ना करूँ कि भैया तुम मेरी वीडियो देख के खुश हो जाओ। मैं रियलिटी से आपको रूबरू करना चाहता हूँ कि रियलिटी ये नहीं, रियलिटी है आप ज़्यादा पढ़ोगे तब बेस्ट करोगे। कम करके और बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ के बेहतर करना चाहोगे तो आराम से हो जाएगा।
तो चलो प्रयास करते हैं। वन शॉट वीडियो मैंने बहुत डाली है, लेकिन वन शॉट वीडियो में डाला है मतलब इस बात को ध्यान में रख के कि हाँ कुछ छोड़ना नहीं है। लेविस सिंबल की बात करते हैं कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, देखो यह क्या बता रहे हैं। अभी तक हमने जितना आपको समझाया वहाँ पे कभी ऐसा हमने कहा क्या कि अंदर वाला जो 8 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, चाहे अंदर सेल की हमने बात की क्या कि बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो बॉन्ड हमारा बन रहा है ना, जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को बनाने के लिए जो सेल हमारी पार्टिसिपेट करी, कौन सी, बाहरी वाली सेल पार्टिसिपेट करी। पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहाँ पे यह रहा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर मतलब न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। यार ये आपकी पहली कक्षा मतलब पहली सेल, दूसरी, तीसरी, और इसको हम बोलते हैं लास्ट सेल। लास्ट को मैं एन से दिखाता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली और लास्ट सेल, इन सेल के अंदर क्या भरते हैं आपके, इन सेल के अंदर भरते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सेल के अंदर नहीं भरते, भरते तो सब सेल में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके अंदर क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स कार्य करता है। उस फोर्स का नाम क्या है, जल्दी बताना। उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया है, तो यह जहाँ तेजी से, जहाँ स्ट्रांगली लग रहा है, तो अब बताओ कि इन मतलब इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज लग रहा है, तो क्या यह वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अब मान लो इसका यहाँ पे भी लग रहा है फोर्स, तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। यह वाला नहीं निकल पाएगा, यह वाला नहीं निकल पाएगा। तो भैया निकलेगा कौन? देखो निकलने को सब निकल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ना उनको कम स्टेबल बनाना पड़ता है। और कम स्टेबल बनाने के लिए हमने पीछे अभी आपको एक तरीका बताया था कि जिसकी एनर्जी अगर हम ज़्यादा कर दें, एनर्जी हम ज़्यादा करें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। रिलेशन क्या बताया था हमने कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक। तो एनर्जी किसी का हम बढ़ा दें तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अगर मान लो मैं सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं तो यह क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, फुर्दर निकल जाएगा। तो समझो ना कि इसको हम कम एनर्जी दे के ही बाहर निकाल सकते हैं, इसको करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत खतरनाक वाला लगा हुआ है, तो इनको हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कम एनर्जी दे के ही निकाल दें। सबसे कम एनर्जी वैलेंस मतलब बाहर वाले सेल को देते हैं। तो यहाँ से आप यही समझो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक, जिससे वो निकल जाते हैं और वही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सेल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करती है उसी का नाम क्या होता है, वैलेंस सेल होता है, ठीक है ना। तो यही लिखा है। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। तो बोल रहे हैं कि इन लेविस सिंबल्स वी राइट सिंबल्स एंड द हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं बना रहा था ना, जैसे मान लो बनाया हमने क्या, एक और एग्जांपल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। देखो यहाँ से क्लोरीन कितने पे होता है, 17 पे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गई फर्स्ट सेल, ये हो गई आपकी सेकेंड सेल, ये हो गई थर्ड सेल। इसकी जो लास्ट सेल है, इस सेल को जो लास्ट सेल दिख रही है, इस सेल को मैंने क्या बोला, वैलेंस सेल। अब बोलो क्यों वैलेंस सेल भैया बोल रहे हो आप? मैंने बोला कि अगर मान लो इन फ्यूचर, कंफर्म नहीं है, अगर बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कौन बनाएगी, बाहर वाली सेल ही बॉन्ड बनाएगी। और जो सेल बॉन्ड बनाएगी उसी सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, अब बताओ एस वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, करने को तो पी वाला ही पार्टिसिपेट करेगा। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हैं ना, 2 ये और 5 ये। जब कभी हम क्लोरीन लिखते हैं ना तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, नहीं देखा हो तो आगे देखोगे, ठीक है ना, कि हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हम ऐसे कुछ करके सिंबल बनाते हैं इसके अगल बगल। तो पता है क्या दिखाते हैं, सिंगल पे हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, सिंगल में हम क्या दिखाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखो जैसे मान लो पी हुआ, पी में हमें क्या होता था, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। पी के अंदर होते हैं हमारे 3 ऑर्बिटल और पी में भरे कितने हैं, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक रूल हमारे सामने आता है, उस रूल को बोलते हैं हम हुंड्स रूल।
कहाँ पढ़ोगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये जो हुंड्स रूल होता है यह बोलता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है तो पहले 1 2 3 पहले सबको क्लॉकवाइज भरते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं पहली कक्षा से, पहली सबसेल से। 3 4 हो गया, फिर 5 मैंने भर दिया। इसमें देखो एक ही अनपेयर दिख रहा है और एस जो है एस पूरा भरा हुआ है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, इसका पूरा इसका तो नाम ही नहीं बोलना। पी में भरना है 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 भरने के बाद एक अनपेयर होता है, इसलिए देखना ना क्लोरीन कहीं भी एक ही बॉन्ड बनाता है। समझे? क्लोरीन एक बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि जैसे हम इसका पूरी क्रियाविधि कर लेते हैं ना तो इसके पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है। और हमेशा यहाँ लिखना एक बार, हमेशा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन वह आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन करता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अनपेयर हमेशा क्या बनना चाहता है? पेयर बनना चाहता है। पेयर क्यों बनना चाहता है? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? वो दीजिए यहाँ तक दिक्कत। ठीक है, अब देखो आते हैं आगे। ये देखो दिख गया यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूँ तो एक बार बना हुआ है। लिथियम के ऊपर देखो एक ही बना है, उसके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 बना हुआ है, 2 होते हैं। बेरिलियम का करके देखना रूम पे 3 होते हैं, सबका करके देखना। कार्बन के लास्ट में 4 आएंगे, 4 इसलिए बना हुआ है। नाइट्रोजन में 5 आते हैं तो 5 बना हुआ है, यहाँ पे देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप कि मैंने आपको समझा दिया पूरा क्लियर। अब देखो हाँ, कोसेल अप्रोच की बात करते हैं कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। यही बोल रहे हैं ना कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या तो निगेटिव चार्ज आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है? या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चाहे उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या था? क्लोरीन। ये हमारा था सोडियम और यह था क्लोरीन। इसके में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके में 7 इलेक्ट्रॉन। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दे के क्या करेगा? एक फॉर्मेशन करेगा बॉन्ड का। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सिंपल है, देख लेना। अब देखो पहले यहाँ पे इसके लास्ट में 1 थे और इसके में 7 थे। दोनों कैसे थे? अनस्टेबल थे। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 1 दिया, इसके में भी लास्ट में 8 हो गए और इसके में भी लास्ट में आ गए। अब कैसे हो गए? अब हो गए आपके स्टेबल।